प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत माता। ये आपकी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम से लिया गया है और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। नेहरू जी का जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता जो वहाँ के एक प्रसिद्ध वकील थे, वकालत करते थे। संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी घर पर ही पूर्ण हुई और इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, जहाँ हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना उच्च अध्ययन किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ रहते हुए इन्होंने वकालत की पढ़ाई प्रारंभ कर दी, परंतु गांधी जी का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वकालत छोड़ करके इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में ये सम्मिलित हो गए थे, शरीक हो गए थे। 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष बने थे नेहरू जी और वहीं इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए और देश के विकास के लिए कई योजनाएं इन्होंने प्रारंभ की, जिसमें इन्होंने न केवल आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की बात की, इसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। बच्चों में ये नेहरू जी के नाम से प्रसिद्ध है, चाचा नेहरू के नाम से बच्चे इन्हें जानते हैं। शांति, अहिंसा और मानवतावाद के हिमायती थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन किया था। इनके द्वारा पंचशील के सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें शांति का पाठ पढ़ाया गया पूरे विश्व को कि किस प्रकार सभी देश जो हैं आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से, प्रेम भाव से शांतिपूर्वक रहें और विश्व शांति का प्रचार भी नेहरू जी द्वारा किया गया। ये जो पाठ है हमारे हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक जो नेहरू जी द्वारा लिखी गई, इसका 5वां अध्याय है और अंग्रेजी भाषा से इसको रूपांतरित किया गया है। हरिभाऊ उपाध्याय ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया है। इन्होंने बताया है कि जब वो जलसों में जाया करते थे, समारोह में जाया करते थे, तो वहाँ किस प्रकार से लोग एकत्र होकर के भारत माता की जय बुलाया करते थे और भारत माता की जय बोलने पर वो पूछा करते थे कि भारत माता से लोगों का अभिप्राय क्या है, भारत किस प्रकार से अनेक संस्कृतियों में या अनेक हिस्सों में बंटा होने के बावजूद भी कैसे भारत एक है, इस बात का इन्होंने इस पाठ में चित्रण किया है, उसे बताने का प्रयास किया है। भारत माता शब्द पर विचार किया गया है और उनका अभिप्राय है कि भारत माता की जय से मतलब है कि भारत के करोड़ों लोगों की जय जयकार, यानी वास्तव में भारत माता भारत के लोग ही हैं जिन्हें भारत माता कहकर संबोधित किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भाव अपने इस पाठ में प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, पाठ पढ़ते हैं हम। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता था तो और इस तरह चक्कर काटता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा किया करता था कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, यानी भरत नाम के जो एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था, कारण क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, यानी शहरों में लोग पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार थे, तो वो इन बातों पर चर्चा करना ये कहें कि अनावश्यक समझते थे, इसलिए मैं वहाँ ये बातें नहीं करता था। उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा जरूरत थी। ग़िज़ा का अभिप्राय होता है खुराक या आवश्यकता या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, यानी किसान जो कि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, सीमित सोच रखने वाले थे, संकुचित ये कहें कि बहुत कम जानकारी जो रखने वाले थे, सीमित जिनका ज्ञान का क्षेत्र था, मैं इस बड़े देश की चर्चा किया करता था कि हिंदुस्तान क्या है, भारत से अभिप्राय क्या है, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। यानी ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात है जब वो जलसों में जाया करते थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। भले ही हम अलग अलग प्रांतों में बंटे हुए थे, अलग अलग रियासतें थी, फिर भी अलग हिस्सों में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता
यानी उन मुद्दों पर बात किया करता था जो उत्तर से लेकर दक्षिण दक्षिण तक। दक्षिण शब्द दक्षिण का अर्थ लेता है बच्चों, तद्भव शब्द है, दक्षिण इसका तत्सम शब्द है। ऐसे ही जैसे मसनून, जिक्र, महदूद शब्द आए हैं, ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। उनकी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्द बहुतायत प्रयुक्त हुए हैं। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां, यानी सारे मसले, सारी बातें, भले ही वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की, सबके मानो एक से ही विषय हुआ करते थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। स्वराज्य यानी अपना राज्य, अपनी आज़ादी जो है सभी लोगों के लिए एक सी महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो मैं सभी लोगों के लिए स्वराज्य की बात किया करता, उनसे जिक्र किया करता। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता कि जब अलग अलग स्थानों की यात्रा करते तो वहाँ का जिक्र करते और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते हैं, एक सी बातें करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे। कैसे पूंजीपति लोग उनको थोड़ा धन देकर उसके बदले में कितना ब्याज या कर उनसे अदा करवाया करते थे, लिया करते थे। जमींदार महाजन और कड़े लगान उनके द्वारा वसूले जाते थे, सूद लिया जाता था, ब्याज दिया जाता था। पुलिस किस प्रकार से उन पर जुल्म करती थी, अत्याचार करती थी किसानों पर, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, आपस में मिली हुई थी। कारण सभी किसानों की एक ही प्रकार की समस्याएं थी, भले ही वो उत्तर भारत के हों, पश्चिम दक्षिण कहीं के भी हों। उस गड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, यहाँ गड्ढे शब्द जो है बोझ के रूप अर्थ में आया है, यानी उस बोझ के साथ मानो गुथी हुई थी जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद दिया था। जैसे कोई बोझ लाद दिया जाता है, वैसे ही अंग्रेजों ने हम पर बहुत सारे टैक्स, कर जो है लगा दिए थे, हड़पा करते थे लोगों का जो धन था वो। तो और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। भारत का हर किसान चाहता था कि उसे इस शोषण से मुक्ति मिले। मैंने इस बात की कोशिश की कि सभी लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एकजुट हैं, यानी भारत के लोग या किसान जो हैं स्वयं के बारे में नहीं, इस पूरी दुनिया के बारे में सोचें जिसका कि हम जुट, यानी एक हिस्सा है, इसका एक खंड है, एक टुकड़ा है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता था। यानी इनमें जो ऊहापोह चलती रहती थी कि इन देशों में जिनका जिक्र आया है, कैसे यहाँ पर पहले दूसरे देशों का वर्चस्व रहा, दूसरे लोगों का राज रहा, कैसे उन्होंने अपने प्रयासों से आज़ादी हासिल की, किस प्रकार से ये देश अब विकास कर रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, उन पर चर्चा किया करता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी यानी हैरानी भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता था, जो बदलाव हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे, उनका जिक्र भी मैं करता था और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, कि किस प्रकार से अमेरिका के लोग विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये बात भी मैं उनसे जिक्र किया करता था। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। यानी रामायण, महाभारत आदि जो वो पहले से पढ़ते आ रहे थे, उनमें जो बातें उन्होंने सुन रखी थी, जैसे कि कैसे पुष्पक विमान उड़ा करता था, कैसे लोग अनेक प्रकार की विधाएं जानते थे, विद्याएं उनको हासिल थी, तो उन बातों की कल्पनाओं से, उन कल्पनाओं से भी उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क जो है इस स्तर पर सोच सकता था। साथ ही हमेशा कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, यानी जिन्होंने देश के अनेक स्थानों का भ्रमण कर रखा था, जो नई संस्कृतियों के बारे में, नई खोजों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे। ऐसे लोग भी वहाँ हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर जो 4 तीर्थ स्थान हैं, तो उन स्थानों पर जो लोग जाकर आए हुए थे, तो अनेक जगहों की जानकारी, भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी और अनेक प्रकार के जो विकास हो रहे थे, आविष्कार हो रहे थे, उनकी जानकारी रखने वाले भी कुछ लोग उन्हें बताया करते थे। तो उन लोगों की समझ में, यानी उन किसानों की समझ में कुछ न कुछ मेरी बातें आया करती थी। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में, यानी जो महायुद्ध हुए थे और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियाँ भी की। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। यानी आर्थिक मंदी के बाद जो लोग दूसरे देशों में चले गए थे या वहाँ जो व्यवसाय कर रहे थे, तो उन
उन लोगों के द्वारा भी वहाँ की परिस्थितियों का चित्रण आकर के यहाँ के लोगों के समक्ष किया जाता था। तो किसान उन बातों के बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी रखा करते थे। वो लोग जो कम पढ़े लिखे थे, ग्रामीण संस्कृति से जुड़े थे और नेहरू जी के समारोह में शरीक हुआ करते थे, जलसों में, तो उनसे वो ऐसी बातें किया करते थे कि कैसे दुनिया भर में, विश्व भर में परिवर्तन हो रहा है, कैसे ये उथल पुथल मची हुई है, औद्योगिक क्रांति है, किस प्रकार से विश्व को प्रभावित कर रही है। तो ये बातें वो उनसे चर्चा किया करते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो लोग मेरा स्वागत भारत माता की जय कह करके किया करते। इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ लेता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यानी भारत माता से क्या अभिप्राय है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल होता, यानी उत्सुकता होती, वो जानना भी चाहते और ताज्जुब होता, उन्हें बड़ी हैरानी होती कि ये भारत माता वास्तव में कौन है। और कुछ जवाब न बढ़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते कि वास्तव में भारत माता है कौन। वे चाहते कि कोई और इसका उत्तर दे या फिर स्वयं नेहरू जी उन्हें बता दे, तो वे एक दूसरे की तरफ जानते। मैं सवाल करता ही रहता, यानी मैं बार बार उनसे ये बात पूछता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट यानी एक खेतीहर ने मुझे बताया कि जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आ रहा था, यानी जो खेती से जुड़ा हुआ था, ऐसे एक हष्टपुष्ट व्यक्ति ने नेहरू जी को जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से। नेहरू जी ने फिर पूछा कि कौन सी धरती, किसकी बात की जा रही है, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की, उस प्रांत की, या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती को वो भारत माता कहते हैं। ये बात जब नेहरू जी ने पूछी तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यानी कोई अपने ज़िले के बारे में, कोई प्रांत के बारे में, कोई पूरे भारतवर्ष के बारे में, या फिर कोई अपने गांव की धरती को भारत माता बताता। तो अलग अलग विचार सब लोगों में हुआ करते, यहाँ तक कि वे उठकर मुझसे ही कहने लगते, यानी नेहरू जी से कहने लगते कि मैं ही बता दूँ कि भारत माता कौन है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान में सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, जिसके बारे में वे जानते हैं, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। यानी सिर्फ यहाँ की भूमि ही नहीं, यहाँ पर जो और प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जंगल हैं, पहाड़ हैं, पशु पक्षी हैं, खेत हैं, जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें बहुत ही प्रिय हैं, अजीज हैं, प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती होती है वो कौन होते हैं? यहाँ के लोग, यहाँ पर जन्मे लोग या यहाँ पर निवास करने वाले जो हैं, तो वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, यानी उन किसानों जैसे और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग भी, जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, जो अलग अलग सोच रखते हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन करोड़ों लोगों की ही जय जयकार। तो मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, यानी इस भारत माता के ही एक हिस्से हो तुम, जिसे भारत माता कहा करते हो। उन्हीं करोड़ों लोगों में तुम भी शामिल हो और उसी भारत माता का एक अंग। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते थे, उनकी आंखों में चमक आने लगती, यानी वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते कि हम ही भारत माता है। यानी भारत न केवल एक भूमि से बना हुआ क्षेत्र है, बल्कि हम लोगों से ही भारत बना है और भारत माता हम ही लोगों से जानी जाती है, समझी जाती है। तो इस तरीके से उनकी आंखों में चमक, एक खुशी की लहर मानो आ जाती और मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य जान लिया हो स्वयं के बारे में। उनके मन में श्रेष्ठ भाव जो है वो पैदा होने लगते, अपने आप को धन्य मानो वो महसूस करने लगते। तो इस तरीके से नेहरू जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ है वो अपने आप को, स्वयं को, यानी भारत माता यानी भारत ही समझे। हिंदुस्तान का अभिप्राय न केवल हिंदुस्तान का क्षेत्र है या इसमें जो मौजूद वस्तुएं आदि हैं वो हैं, बल्कि हिंदुस्तान से अभिप्राय हिंदुस्तान में निवास करने वाले, भारत में निवास करने वाले जो भी नागरिक हैं, जो यहाँ की जनसंपदा है, वो ही वास्तव में क्या है, इसको इंगित करती है, इसको परिलक्षित करती है, समझाती है। तो ऐसे नेहरू जी के विचार थे। किस प्रकार प्रश्नों की बात करें तो नेहरू जी कब और किससे इस तरह की चर्चाएं करते थे? जब वो जलसों में जाते थे तो वहाँ ग्रामीण संस्कृति, मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति से जो किसान लोग जुड़े होते थे, उनसे वो ऐसी चर्चाएं किया करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? वो पूछते थे कि भारत क्या है और भारत माता क्या है। इन्हीं बातों पर वो चर्चा किया करते थे कि इन बातों से वो समझते क्या हैं।
दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? क्योंकि नेहरू जी ने दुनिया के अनेक हिस्सों की यात्राएं कर रखी थी। वो दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व सभी स्थानों पर घूम चुके थे और साथ ही पढ़े लिखे होने के कारण पुस्तकों आदि का अध्ययन करते थे, जिस वजह से उन्हें दुनिया भर के बहुत सारे देशों उन क्षेत्रों की जानकारी थी। इसलिए उनके बारे में बताना यानी दुनिया के और हिस्सों के बारे में बताना उनके लिए आसान था। सामान्यतः किसान जो है भारत माता का क्या अभिप्राय लेते थे? किसानों के लिए भारत माता से अभिप्राय था कि भारत की भूमि यानी वो स्थान जिस पर वो खेती करते हैं उसे वो भारत माता कहते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा क्या थी? तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत भूमि में निवास करने वाले लोग ही क्या है? भारत माता है। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उन्हें बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे महाजनों द्वारा जमींदारों, पूंजीपतियों से जो कर लगान आदि वसूला जाता था, किस प्रकार से धनी लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के जुल्म कैसे उनको सहने पड़ते थे, कैसे लगान टैक्स आदि देना पड़ता था। तो ये वो समस्याएं हैं जो सभी किसानों की एक जैसी थी। तो ये मुख्य प्रश्न हैं बच्चों जो पाठ से संबंधित है, इन पर हमने चर्चा की। आशा करती हूँ कि पाठ समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।